कंगना घोष जी हैं। आप बहुत प्रसिद्ध फिल्मी सितारा हैं, आपने बहुत काम करा है। उसके अलावा आप फिल्मों के अलावा आप शैक्षणिक रूप से हम देखें, एजुकेशन के रूप में देखें तो उसमें भी आप बहुत आगे, आपने पीएचडी की डिग्री हासिल करी हुई है। तो कलाकारों के बारे में कहा जाता है कि कलाकार अपनी कला में डूब जाते हैं, वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते हैं। जितने भी फेमस एक्टर्स हम देख लेते हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है बस, उसके बाद में उन्होंने दूसरी डिग्रियां हासिल नहीं करी है। और खेल वाले खिलाड़ियों के साथ भी ऐसा ही है, वो भी एजुकेशन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं लेकिन खेल में आगे बढ़ते हैं। तो कंकना जी, आपने कैसे फिल्मी करियर की आपने शुरुआत कैसे करी? क्या आपने बचपन से ही सोचा था कि आपको इसी फिल्मों में आगे अपना करियर बढ़ाना है? जैसे कि आपने बताया कि आप आसाम से ताल्लुकात रखते हैं, आसाम का जो हम देखते हैं कि क्लाइमेट और वहाँ की जो परिस्थिति, बार हम लोग का थिएटर प्ले होता था और मैं थिएटर करती थी। वहां से आके 6 बजे मुझे मतलब थिएटर में मुझे जाना ही पड़ता था, मैं प्ले करती थी। और ये जो चीज है ना, आप ट्रस्ट करो कि पढ़ाई लिखाई, उसके साथ एक्टिंग, डांस, ये जो प्रोत्साहित है, प्रेरणा मुझे ना कलकत्ता से मिली। एक चीज है जो कि मैं मुंबई आने के बाद ही मैं बैठी नहीं रही, मैं बैक टू बैक में काम कर रही हूँ। मैंने टी सीरीज में मैंने किया म्यूजिक वीडियो में एज ए लीड, फिर एशोमा जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन के अंडर मैंने एशोमा में काम किया एज ए लीड, और फिर उसके बाद मैंने अभी 3 शॉर्ट फिल्म की है। उसमें से एक मैंने खुद प्रोड्यूस की, उसमें मैंने वीच का कैरेक्टर प्ले किया जो कि फिल्म फेस्टिवल में चल रही है। और इसके बाद अभी नया प्रोजेक्ट हम लोगों का है, सीरीज और फीचर फिल्म। तो पूरा फिल्म मेकिंग का पार्ट में संभाल रही हूँ खुद ही। और जब मुंबई का पहला दिन, मुंबई की पहली रात, मुंबई का पहला दिन पहली रात, ये बड़ी अजीब लगती है बहुत लोगों को। पहली रात को बड़ी चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। आपके साथ क्या हुआ था? अच्छा, हाँ, सच बोलूं तो मैंने उस लेवल के चैलेंज मैंने कभी फेस की ही नहीं, क्योंकि ये था कि मैं जब आई मुंबई तो ऑब्वियसली मैं आके ही मैं जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन में मैं घुस गई, क्योंकि वो हमारे रिलेटेड थे। और मैंने ऑडिशंस दिया, मैंने क्रैक किया, मुझे काम मिल गया। और फिर मैं ग्रूम करने में सौरभ सचदेवा सर के एक्टिंग क्लास एक्टर्स ट्रूप में मैं गई। और उसके बाद लूनर विच मैंने किया, होने के बावजूद भी उन्होंने जैसे सर्व किया है, तो ये बहुत काबिल तारीफ है। और दूसरा बात है कि अगर आप कर सकते हो समाज के लिए काम विदाउट एनी सेकेंड थॉट, अगर आप 100% आप पूरा अपनी ईमानदारी से कर सकते हो, तब ही आओ राजनीति में। दैट व्हाट आई फील, माय ओपिनियन इज। क्योंकि मैंने भी मेरे मामा जी के घर भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, तो मैंने वो देखी है। तो मैं यही बोलूंगी कि आज मैं एक्टर हूँ, लेकिन हाँ, मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट की है। मैंने पब्लिक पॉलिसी के लिए भी मैंने काम किया है। मैंने ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट, G20 मिलेनियम के बहुत सारे मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए। नमस्कार, आपका भारत न्यूज लाइव में स्वागत है। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है। दोस्तों, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत तरीके की रिपोर्ट्स देखते हो। हम अधिकतर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, नेताओं के, राजनेताओं के इंटरव्यूज करते हैं, अलग अलग सोशल इश्यूज पर हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम समाज के हर तबके की आवाज़ अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, भारत न्यूज़ के माध्यम से उठाने की हम प्रयास करते हैं। और इस सिलसिले को हम लगातार पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों को भी आपसे रूबरू करवाएं। हमारे साथ कंगना घोष जी हैं। आप बहुत प्रसिद्ध फिल्मी सितारा हैं, आपने बहुत काम करा है। उसके अलावा आप फिल्मों के अलावा आप शैक्षणिक रूप से हम देखें, एजुकेशन के रूप में देखें तो उसमें भी आप बहुत आगे, आपने पीएचडी की डिग्री हासिल करी हुई है। तो कलाकारों के बारे में कहा जाता है कि कलाकार अपनी कला में डूब जाते हैं, वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते हैं। जितने भी फेमस एक्टर्स हम देख लेते हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है बस, उसके बाद में उन्होंने दूसरी डिग्रियां हासिल नहीं करी है। और खेल वाले खिलाड़ियों के साथ भी ऐसा ही है, वो भी एजुकेशन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं लेकिन खेल में आगे बढ़ते हैं।
तो कंकना जी, आपने कैसे फिल्मी करियर की आपने शुरुआत कैसे करी? क्या आपने बचपन से ही सोचा था कि आपको इसी फिल्मों में आगे अपना करियर बढ़ाना है? जैसे कि आपने बताया कि आप आसाम से ताल्लुकात रखते हैं। आसाम का जो हम देखते हैं कि क्लाइमेट और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वो फिल्मी कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है। वो कल्चरल चीजें वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वैसा है, लेकिन फिल्मों के लिए वहाँ पे स्कोप नहीं है, इसलिए आप मुंबई गई। तो आसाम से मुंबई और आप पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रही, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? जी हाँ, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी पंक्तियों में मेरा स्वागत किया है। जी, जी। तो अभी तो फिलहाल मैंने पीएचडी डिग्री मैंने कंप्लीट की है, वो भी लॉ में। जी, सो कल ही मेरा कॉन्वोकेशन हुआ, तो अभी मैं डॉक्टर कंकना घोष बिल्कुल। के नाम से जानी जाती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं बचपन से ही मैंने एक्टिंग शुरू की। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने बस अपने घर के प्रोडक्शन में मैंने अपने अंकल के साथ, वो मुझे हाथ पकड़ के लेके चले गए। उनका ही एक फिल्म, मार्शियल फिल्म बन रही जी, थी, जी, जी। तो उसमें मैं एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने काम की। वो एसएमएस फिल्म थी। तो हाँ, असम के कुछ वैसे एनवायरनमेंट थे कि फिल्म्स उस टाइम पे ज्यादा चलती नहीं थी, इसलिए बनना भी कम हो गया। स्टोरीज बहुत डाइवर्स सेक्शंस पे बनते जी, जी। नहीं थे। हाँ, थिएटर्स पे चलते नहीं थे, बहुत सारे रीजंस थे नहीं चलने के। तो उसके बाद हमारे घर से ये था कि पढ़ाई तो पहले पूरी करनी है, जी। क्योंकि मेरे पापा को, मेरे मम्मी को ऐसा था कि मैं पढ़ाई करूं, मैं जी, यूपीएससी जी। क्रैक करूं, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन मेरा रुचि, वो जो मैं जो 7th स्टैंडर्ड में मैं जो वो एक्टिंग की, हाँ। और उसके बाद उसके पहले से बचपन से मैं डांसिंग, जैसे मैं डांस सीखती थी, मैं गाना सीखी हुई हूँ, मैं आर्ट पेंटिंग, हर चीज में मैंने मतलब कौशलता, अपनी इंटरेस्ट लेके मैंने काम किया। तो मुझे तो ये था कि मुझे जैसे भी हो ऐसे किसी जगह पे आना है, जी। ऐसे किसी जगह पे जाके अ, खुद को फ्लरिश करना है, जहाँ पे मैं पढ़ाई भी कर पाऊँ जी। और साथ में मैं अपनी कला, जो कौशलता है आर्ट में भी, मैं हर चीज में मैं अपने मतलब इंटरेस्ट लेके मैं उसको आगे ले पाऊँ। मैंने घर से, एक तो वो था कि हम लोग जैसे सोसाइटी जी। से आते हैं, मतलब वो तो मैं कलकत्ता में हायर डिग्रीज मैं लेने के लिए मैं जी, जी। चली गई, एलएलएम करने। लेकिन ऐसा था कि अरे, बेटी को बाहर पढ़ने भेज जी, रहे जी, हैं, जी। तो एक डर तो था। मम्मी पापा से भी ज्यादा डर मुझे लगता है कि रिलेटिव्स, रिलेटिव्स करते हैं, पड़ोसी। पड़ोसी करते हैं। हाँ, वो तो एक है। और मुझे पता नहीं, वो जो डर होता है वो जानबूझ के डाला जाता है, वो डर किसी भी माँ बाप के मन में, जी। या तो फिर वो हिंसा के रूप में होता है, वो मुझे सच में अभी तक नहीं पता, जी। लेकिन वो होता है। मतलब बहुत लोग आते हैं कि बेटी को ये करने नहीं देना चाहिए, बेटी को वो करने नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं गई अपने हौसला लेके, मैं एलएलएम की वहां से, कलकत्ता से। फिर तुरंत मेरा नेट क्रैक हो जाता है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ में, मैं अंडर वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर किंगस्टन लॉ कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि नौकरी रखने के लिए मुझे पीएचडी में एनरोल होना ही पड़ता है। जी। और जब मैं पीएचडी में एनरोल होती हूँ ना, मेरा ये नहीं होता है कि मुझे नौकरी बचाना है। मेरा वो हाँ। था कि मुझे अच्छा रिसर्च करना है, जो जी। कि मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए कुछ मैं दे पाऊँ, जो कि यूटिलिटी में आए। जी। और साथ ही साथ मैं नौकरी करने जाती थी। मतलब मेरा फ्लैट था टॉलीगंज में। हाँ। टॉलीगंज से मैं बारासात जाती थी, 60 किलोमीटर, ओ। 60 to 60, 120 किलोमीटर मैं हर रोज मैं ट्रेवल करती थी, नौकरी करती थी। बहुत और संघर्ष है। फिर हाँ, और शाम को फिर हफ्ते में एक बार हम लोग का थिएटर
प्ले होता था और मैं थिएटर करती थी। वहां से आके 6 बजे मुझे मतलब थिएटर में मुझे जाना ही पड़ता था, मैं प्ले करती थी। और ये जो चीज है ना, आप ट्रस्ट करो कि पढ़ाई लिखाई, उसके साथ एक्टिंग, डांस, ये जो प्रोत्साहित है, प्रेरणा मुझे ना कलकत्ता से मिली। जी मैंने देखा खुद अपने आंखों से जी जी कि कैसे बड़े बड़े लोग, मतलब कोई जज है, जज जो लोग होते हैं वो लोग तो बाहर वैसे खुलेआम वो लोग जा नहीं पाते, लेकिन मैंने देखा कोई डॉक्टर है, हॉस्पिटल का डॉक्टर है, लेकिन वो इतने अच्छे अभिनय करते हैं, इतने अच्छे मतलब सिंगर है, साथ में जी दो जैसे कर रहे, तो उस चीज से मुझे प्रोत्साहित मिले, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आज हमारे इंडस्ट्री में जी मतलब एक टाइम था वो बिल्कुल। 60s 70s में लोग सोचते थे कि चलो मतलब हीरोइन है तो हीरोइन के लिए ऐसा ही फीचर्स होना पड़ेगा, जी जी हीरोइन बनना है तो पढ़ाई लिखाई मत करो, या तो फिर हीरो बनना है तो पढ़ाई लिखाई मत करो, आ जाओ। लेकिन मैं आज बताती हूँ, आज बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर टॉलीवुड इंडस्ट्री हो ना, मतलब बच्चे आज पास, अगर मतलब एकदम गरीब घर के लोग आते हैं ना, तो 500 करोड़ रुपए जिनके इनकम है, वहां के बच्चे भी आते हैं कि उनको हीरो बनना है, हीरोइन बनना है। बिल्कुल। तो आज ऐश्वर्या राय है, सॉरी मैं वो कर रही हूँ, ऐश्वर्या राय है, साई पल्लवी जी है, फिर हमारे मानुषी चिल्लर है, सारे डॉक्टर्स है, क्यों कोई इंजीनियर है, इंजीनियरिंग कंप्लीट करके वो लोग आके वो करे। मैं खुद पीएचडी डिग्री कंप्लीट करके मैं एक्टिंग कर रही हूँ। तो मतलब आपको एक्टिंग मतलब फायदे का सौदा लगता है बीइंग एक्टर, और यू वांट टू आप अपना जो पीएचडी का आपका डिग्री आपने उसको परस्यू करना है, या फिर आपको कॉलेज में पढ़ाना है, एक्टिंग करनी है कॉलेज में पढ़ाना है आपको? नहीं, मैं तो 2023 में ही मैंने नौकरी में छोड़ दी। 2024 में, सॉरी 2021 टू 23 मैंने नौकरी की, मैंने 2024 में मैं नौकरी छोड़ दी। मैं मुंबई में आके भी मैं नौकरी मैंने ज्वाइन की थी, लेकिन अगर एज ए लीड एक्टर काम करना है और नौकरी, दो एक साथ नहीं हो सकता। जी मैंने बहुत मुश्किल से किया कुछ दिनों तक, फिर उसके बाद इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ना आज मैं एक्टिंग कर रही हूँ ना, उसके लिए भी हमारे बहुत होमवर्क्स होते हैं, जी तो वो सब हमें करना पड़ता है। एज ए फिल्म मेकर भी बहुत काम होते हैं, तो वो सब करना होता है। हाँ, मैं लीगल प्रोफेशन में अभी भी मैं करती हूँ, जैसे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के मैं ड्राफ्टिंग करती हूँ, मैं ट्रेडमार्क्स आईपीआर के काम में करती हूँ एज ए लीगल कंसल्टेंट, लेकिन मैं नौकरी करके एक्टिंग नहीं कर सकती। मैं प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन को लेके मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। तो ये एक है, मुझे एक्टिंग में ही अभी आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं अभी 24/7 में कंप्लीटली डिवोटेड हूँ मैं एक्टिंग और फिल्म मेकिंग में। हाँ, और लीगल काम तो मैं कर ही रही हूँ, जब मुझे मेरा टाइम निकलता है मैं करती हूँ। और मेरे फर्म भी है, मेरे पार्टनर है फर्म में, वो लोग सारे लीगल डिपार्टमेंट्स वो लोग संभालते हैं। मैम, जैसे कि आपका एक्टिंग में काफी लंबा करियर हो गया आपका, तो आपने किन किन फिल्मों में अपने एज अ मेन रोल आपने करा है, किन किन बड़े एक्टर्स के साथ में आपने काम करा है? हाँ, मैंने वैसे तो एक ही मैंने फिल्म में काम की है, बंगला मूवी में। तो उसके बाद लाल कुटी पार्ट 2 है, वो तनुजा आंटी है, जो तनुजा समर्थ, तनुजा आंटी ने किया था लाल कुटी पार्ट 1, उसका रीमेक बना लाल कुटी पार्ट 2। उसमें मैंने एज ए लीड रोल काम किया। उसके बाद ही मैं आ गई मुंबई में। मैं बहुत ज्यादा तो मैंने काम अभी की नहीं, लेकिन हाँ, एक चीज है जो कि मैं मुंबई आने के बाद ही मैं बैठी नहीं रही, मैं बैक टू बैक में काम कर रही हूँ। मैंने टी सीरीज में मैंने किया म्यूजिक वीडियो में एज ए लीड, फिर एशोमा जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन के अंडर मैंने एशोमा में काम किया एज ए लीड, और फिर उसके बाद मैंने अभी 3 शॉर्ट फिल्म की है, उसमें से एक मैंने खुद प्रोड्यूस की। उसमें मैंने वीच का कैरेक्टर प्ले किया, जो कि फिल्म फेस्टिवल में चल रही है। और इसके बाद अभी नया प्रोजेक्ट हम लोग का है, सीरीज और फीचर फिल्म, तो पूरा फिल्म मेकिंग का पार्ट मैं संभाल रही हूँ खुद ही। जैसे कि आसाम की मैम बात करते हैं, तो आसाम के अंदर भी बहुत सारी अच्छी लोकेशंस है जहाँ फिल्में शूट हो सकती है। हाँ। जो आसाम का कल्चर है, वो आपको नहीं लगता है कि नॉट ओनली आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है हमने मेन स्ट्रीम में नहीं देखा। मेन स्ट्रीम जो बड़े डायरेक्टर्स है वो नॉर्थ ईस्ट की ब्यूटी लोगों को नहीं दिखा पाए जितना दिखाना उनको चाहिए था। क्या आपको लगता है कि आसाम और नॉर्थ ईस्ट के साथ भेदभाव हुआ है फिल्मी लाइन में?
भेदभाव तो मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से हुआ ये मैं नहीं बोलूंगी। जी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मिलिटेंट पार्टीज का भी कुछ हाथ था। जी लेकिन हाँ, असम के जो अभी रीमा दास जैसे फिल्म मेकर जिनके जी फिल्म ऑस्कर तक गई है, वो हाँ असम की है। जी विलेज रॉकस्टर जैसा फिल्म उन्होंने दिया, और भी बहुत अच्छे अच्छे फिल्म उन्होंने दिए हैं। मैं रिसेंटली मैं सीमा दास जी से मैं मिलके आई हूँ मुंबई में। जी ठीक है, तो हाँ, अभी मुझे लगता है कि आसाम भी ग्रो कर रहे फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसा बस एक शख्स चाहिए था जो कि नाम को आगे ले जाए, वो रीमा दास जी ने कर लिया। जी और अभी वैसे ही हमारे जैसे बेटियां जो जी असम कलकत्ता से आगे आ रही है, जी तो जी हमें देख के भी मुझे लगता है कि और बहुत सारी बेटियों को वो एक हौसला मिलता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जी तो दूसरी बात वही जो मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ कि वो तो आपको भी पता होगा जी जी कि एक लड़का जब शिक्षित होता है ना, हाँ उनका शिक्षा अपने तक रहता है, लेकिन एक लड़की जब शिक्षित होती है ना, तो बिल्कुल वो अपने 14 पीढ़ियों को साथ लेके शिक्षित करती है। बहुत बढ़िया। जैसे कि मैम हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति जिसको भी फिल्म में अपना करियर बनाना है वो मुंबई का रुख करता है। और जब मुंबई का पहला दिन, मुंबई की पहली रात, मुंबई का पहला दिन पहली रात, ये बड़ी अजीब लगती है बहुत लोगों को। पहले और पहली रात को बड़ी चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। आपके साथ क्या हुआ था? अच्छा, हाँ, सच बोलूं तो मैंने उस लेवल के चैलेंज मैंने कभी फेस की ही नहीं, क्योंकि ये था कि मैं जब आई मुंबई तो ऑब्वियसली मैं आके ही मैं जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन में मैं घुस गई, क्योंकि वो हमारे रिलेटेड थे। और मैंने ऑडिशंस दिया, मैंने क्रैक किया, मुझे काम मिल गया। और फिर मैं ग्रूम करने में सौरभ सचदेवा सर के एक्टिंग क्लास एक्टर्स ट्रुप में मैं गई, और उसके बाद लूनर विच मैंने किया मेरे कोच के साथ। तो वैसा बहुत ज्यादा चैलेंजेस जो बाकी लोगों को फेस करना पड़ता है। जी जी हाँ, मैंने देखा लोग बहुत फुटपाथ पे सारे। सोते हैं वहां पर फिल्मों में करियर बनाने के लिए। लोग ढाबों पे, मैंने सुना है कि काम करना पड़ता है करियर बनाने के लिए। मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी रही कि आप वहां पे किसी को जानते थे? हाँ, जानते थे, वो तो एक होता ही है। और मुझे वो इसलिए भी शायद करना नहीं पड़ा क्योंकि इसके पहले ही मैंने ऑलरेडी अपना अंपायर कहीं ना कहीं मैंने बिल्ड कर ली थी। अभी मैं जैसे यहाँ पे मैं जब थी दिल्ली में, मैं अपना रिसर्च का काम करती थी, पीएचडी। मैं मिनिस्ट्री में जाती थी। मैं रिसर्च का काम मैंने मिनिस्ट्री से शुरू किया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट। मैंने मिनिस्टर्स के मैंने इंटरव्यू शेड्यूल किए। फिर मैं और भी है ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े जिनका इंटरव्यू मैंने शेड्यूल किया। मेरे जो पीएचडी के को गाइड थे वो डॉक्टर जी आर रघवेंद्र सर, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के सेक्रेटरी थे। तो मुझे इन लोगों से जो रिसर्च के लिए जो हेल्प मिला, कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी जो रेस्पेक्ट था वो मुझे हर जगह मुझे मिली। जी जी तो वो एम्पायर मैंने ऑलरेडी बिल्डअप मैंने कर ली थी कलकत्ता में ही फिल्म इंडस्ट्री में। तो वो जाके मुझे मुंबई में हेल्प हुआ। जैसे कोलकाता की हम बात करें, कोलकाता के बारे में कहा जाता है कि कोलकाता और पश्चिम बंगाल ने देश को बड़े प्रसिद्ध एक्टर दिए। और हम वही बात करें कि इन एक्टर्स ने जो कोलकाता और पश्चिम बंगाल की ग्लोरी है उसको नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट तो करा। हाँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे चैलेंज है, जैसे कि दूसरी जो फिल्में हैं ओटीटी फिल्म्स है, और जो हम कह सकते हैं वैसी फिल्मों में कोलकाता के लोग ज्यादा शामिल रहे हैं पश्चिम बंगाल की। हाँ जी, अभी जैसे द कोलकाता चैप्टर जो आए हैं, वहाँ के वो लोग बहुत पॉपुलर फेसेस है। हाँ। जिन लोगों ने भी काम किए हैं, प्रसेनजीत चटर्जी, फिर जीत, ये लोग, तो उन लोगों ने ओटीटी के माध्यम से उन्होंने रिलीज किया अपने काम को। और वो एक तरह से बहुत अच्छी है क्योंकि मीन्स this helps to reach to the heart of every audience very easily। मतलब किसी भी तरीके का ना आपको इतना ज्यादा
स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जी जी कि थिएटर में रिलीज करना है, हाँ मतलब ऐसे ये प्रोसीड्यूर फॉलो करना है, अगर ये नहीं हो पाया तो, जी। अगर ये पॉलिटिक्स हुआ तो मुझे लगता है ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे रिलीज इन्होंने किया तो ये एक बहुत मतलब सबके लिए ये एक बहुत अच्छा वर्दी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके से आपने काफी बातों पे आप बातें कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पर जिस तरीके की फिल्में बन रही है ओटीटी सीरीज के नाम पर, ऐसी फिल्में न्यूडिटी को प्रमोट कर रही है और वो इजीली एक्सेस है। सरकार ने बहुत सारे एप्स पे भी प्रतिबंध लगाया, उनको बंद करवाया। जो ओटीटी के नाम पर जो गंदा काम हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये ठीक है या बंद होना चाहिए? आपने ऑलरेडी बोल ही दिया ओटीटी के नाम पे गंदा काम हो रहे हैं, जी। तो नहीं, हाँ आप इसको कैसे देखते हैं बीइंग एक्टर, कि ठीक है या नहीं? देखिए मैं एक इंस्टेंट देके बताती हूँ आपको। जी शॉर्ट्स पहनते हैं लड़कियां, मैं भी पहनती हूँ कभी कभी, मुंबई में तो इट्स वेरी नॉर्मल जी शॉर्ट पहनना। तो मैं शॉर्ट पहनती हूँ या फिर कोई लड़की शॉर्ट पहनती है, मुझे लगता है वो गलत बात नहीं है, लेकिन वो शॉर्ट्स को पहन के वो कैसे नुमाइश करती है जी वो गलत बात होती है। तो जैसे मैं असम जाती हूँ या तो फिर मैं कलकत्ता में भी शॉर्ट्स उतना ज्यादा तो वैसे पहनते हैं नहीं, मुंबई में पहनते। तो मेरे भी घर वाले कभी कोई रिलेटिव देखते तो मम्मी को बताती है कि अरे शॉर्ट्स पहनी और ऐसे सोशल मीडिया में दी। जी बट इट्स वेरी नॉर्मल इन मुंबई। सिर्फ एक्टर ही नहीं या तो जी फिर मॉडल ही नहीं, वहाँ के लॉयर्स भी होते हैं या तो फिर कोई भी बिजनेस वूमेन। जी इट्स वेरी नॉर्मल, मतलब कैजुअल। आप लोग किस तरीके से वो दिखाया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी मैं शॉर्ट्स पहन के ऐसे ही नॉर्मल बैठी हुई हूँ, हाँ वो गलत नहीं है, लेकिन मैं वो ऐसे नुमाइश कर रही हूँ ताकि किसी जी और को गलत इंस्टिंक्ट हो, जी वो गलत बात होती है। तो वैसा ही ओटीटी भी। आ, जिस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स पे आरोप भी लगे हैं, मी टू के उन पे केसेस हुए हैं, और फिल्मी दुनिया के बारे में कहा जाता है कि ये महिलाओं के लिए एक मगरमच्छ की तरह है, अगर वो संभल के नहीं रहेगी तो एक मगरमच्छ उन्हें खा जाएगा। और ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स पे आरोप लगे हैं कि उन्होंने महिलाओं के साथ गलत करा। तो ये क्या हकीकत है या फिर सिर्फ कहानी है, अगर आपने भी देखा हो तो? मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ अभी तक। बाकी हाँ, लोग लेकिन कुछ तो शायद सच होते हैं। मैं जितना मैं जब जितना तक मैं नहीं वो मतलब मैं क्या बोलूं, क्योंकि हाँ यही मैं मानती हूँ कि हाउ टू एस्केप फ्रॉम दिस। जी सो यू हैव टू नो दिस। और जितना हम लोग को लगता है ना फिल्म इंडस्ट्री में हाँ आ जाएंगे, जी काम करेंगे, इतना इजी तो है नहीं हर चीज। और दूसरा बात है इतना टफ भी नहीं है कि सबको यही लगे कि काम ऐसे ही मिलते हैं। जी नहीं, you have to groom up yourself. If you groom up yourself, if you go for auditions, if you build good connections, तो मुझे लगता है आपको मतलब किसी भी दूसरे वे आउट का जरूरत है ही नहीं। आप पर्सनली सबसे अच्छे रहो, जी ठीक है, लोग तो करेंगे ही आपके पीछे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, बट अगर आप इंटेलिजेंटली हैंडल कर सकते हो ना, जी जी तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे वे आउट कुछ जरूरत है। और या तो फिर कुछ हो सकता है, बस वो आपको हैंडल करना है कि कोई कैसे आपको एक भी 0.1% भी कुछ अलग तरीके का नुमाइश ना कर पाए। जी। जैसे कि बहुत सारे हमने देखा है कि बड़े स्टार वो बाद में फिल्मों में कदम रख लेते हैं, और फिर बाद में वो फिल्मों में एक मतलब बड़े स्टार जो होता है बाद में पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आ जाते हैं और नेता बन जाते हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल लाइफ भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती है, फिर वापस फिल्मी लाइफ में आ जाते हैं। तो पॉलिटिकल लोगों को राजनीति में आना उनका आप कितना सही है उसको मानते हैं, लेकिन वो जनता के काम नहीं कर पाते फिर। जैसे कि बहुत सारे उदाहरण आप देख लीजिए, पार्लियामेंट में हेमा मालिनी जी सांसद है, वो किसी से मिलती ही नहीं है। ऐसे लंबी लिस्ट है, कंगना रनौत है, नेता जरूर बन गई, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाती है।
तो क्योंकि बड़े फेसेस है वो। तो इसमें से एक एग्जाम्पल मैं स्मृता ईरानी जी का भी देना चाहती हूँ, जी जिन्होंने प्रूफ किया है, ठीक है, कि अभिनेत्री होने के बावजूद भी उन्होंने जैसे सर्व किया है, तो ये बहुत काबिलियत तारीफ है। और दूसरा बात है कि अगर आप कर सकते हो समाज के लिए जी काम विदाउट एनी सेकंड थॉट, अगर आप 100% आप पूरा अपनी ईमानदारी से कर सकते हो, तब ही आओ राजनीति में। जी दैट व्हाट आई फील, माय ओपिनियन इज, क्योंकि मैंने भी मेरे मामा जी के घर भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, तो मैंने वो देखी है। तो मैं यही बोलूंगी कि आज मैं एक्टर हूँ, जी लेकिन हाँ, मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट की है। मैंने पब्लिक पॉलिसी के लिए भी मैंने काम किया है। मैंने ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट, G20 मिलेनियम के बहुत सारे मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जहाँ पे मैंने पब्लिक पॉलिसी मेकिंग भी की। तो मैं आज दो तरफ से मैं बोल रही हूँ, एक अभिनेत्री के रूप से और एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप से। अगर आप समाज के लिए सड़क पे निकल के आप काम कर सकते हो, तो ही आप पॉलिटिक्स में आओ। मतलब आपने बहुत सारी बातों पे अपने विचार रखे हैं कि आपको एक्टिंग करना पसंद है, आपकी लॉ फर्म है। इन एक्टिंग लॉ फर्म के अलावा क्या क्या आपको करना पसंद है? मैंने देखा आपको पेंटिंग भी बहुत पसंद है। हाँ, मैं पेंटिंग बना पाते हैं आप? हाँ, नहीं, नहीं रहता होगा। हाँ, तो जब बहुत खाली टाइम रहता है, जैसे कि बीच में मैं 2024 में मैं जब घर गई थी, तो 1 महीना में रुकी थी उस टाइम पे मैं घर पे, क्योंकि मेरा तब मतलब कॉलेज भी बंद था और मैं घर पे ही थी। तो तब मैंने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए। फिर मैंने जब एक्टर्स ट्रूथ ज्वाइन की थी सौरभ सचदेवा के क्लास में, तो संडे जब होता था ना, मैं कलर्स लेके मैं बैठ जाती थी, फिर मैं पेंटिंग बनाई। 2 मेरे को होमवर्क करना रहता था, लेकिन वो मुझे लगता है ना, जब आपका वो इंटरेस्ट होता है ना, तो आप टाइम निकाल लेते हो। जैसे कि आप असम से ताल्लुकात रखती है, मुंबई में रहती है, तो इस बीच में फैमिली के साथ मिलना जुलना कितना हो पाता है? क्या घर वालों से कनेक्शन आपके ठीक रह पाते हैं? क्योंकि जब एक्टिंग में आप आ जाते हो तो घर जाने का पता ही नहीं रहता कब जाएंगे। हाँ, वो तो है। मतलब मुझे फील ही नहीं होता कि मैं मम्मी पापा से बहुत दूर हूँ। वो फील तो कभी होता है, लेकिन क्या है ना, फोन पे बात तो करते ही है 24/7। अभी फोन हाथ में ही रहते हैं, बात करते हैं। और मेरे भाई, मेरे रियल ब्रदर है, मेरे भाई जो मेरे साथ ही रहते हैं मुंबई में, वो पढ़ाई कर रहे हैं उधर। तो और फैमिली बॉन्डिंग तो मेरा मुंबई में है ही जी। तो चल जाता है मुझे। लेकिन फिल्म चाहे कोई भी करियर हो, उसमें ये देखा जाता है कि परिवारवाद हावी रहता है। बहुत सारे एक्टर्स, उन्होंने अपने बच्चों को प्रमोट करा और वो उनके बच्चे भले ही फ्लॉप फिल्में करते हैं, लेकिन लगातार उनको फिल्में मिलती रहती है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? फिल्म क्यों मिलती है, वो रीजंस भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि आज अगर मुझे फिल्म नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है? अभी देखिए, जैसे हमारे भी हर चीज में नेपोटिज्म तो चलती है। हाँ। हर इंडस्ट्री में वो सिर्फ एक्टिंग इंडस्ट्री नहीं, हर इंडस्ट्री में। आज मैं इतना मेहनत क्यों कर रही हूँ, आप सोचिए ना। ऑब्वियसली मेरे बच्चों के लिए ही ना, मेरे नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं देखे ताकि कुछ जा पाऊँ। तो वो तो नॉर्मल है कि कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, वो तो पहले अपने बच्चों को ही लॉन्च करेगा ना। ये तो बहुत 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 नॉर्मल वाली बात है। बाकी लोगों को भी तो मौका नहीं मिल पा रहा है उनकी वजह से। मौका नहीं मिल पा रहा है, मैं इस चीज में इतना मैं समर्थ नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि मैं देख रही हूँ अभी आ रहे बच्चे,
न्यू कमर्स इतने अच्छे अच्छे जो कि ऑडिशंस पे ऑडिशंस देते हैं। हाँ, थोड़ा ज्यादा मेहनत उनको करना पड़ता है, लेकिन ये चीज उनको और इससे और ज्यादा बेटर बनाती है। आपको पता है, जब हम लोग खुद से जी वो, अगर मेरे मम्मी पापा ने वो बनाया नहीं होता या तो फिर और लेकिन मैं वो खुद से करती हूँ ना जी चल के, तो वो चीज में मैं और ज्यादा माहिर होती हूँ। और वो 10 बच्चों से जिनके मम्मी पापा ऑलरेडी उनको वो अंपायर बना के दिया हुआ है। जैसे आप अभी जिस स्टेज पर हैं, आपका जो नेटिव है स्टेट है असम, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? क्योंकि आप तो एक्टिंग में हो, बाकी यूथ गर्ल्स असम की ओर आगे आए, क्योंकि असम में बहुत सारा ट्राइबल एरिया है, वहाँ के लोगों के पास तो अभी कोई सुविधाएं भी नहीं पहुंची है। अगर वहाँ के लोग थिएटर में, आर्ट एंड कल्चर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आप कुछ करने वाले हैं? हाँ, तो जैसे काजीरंगा, आपने इससे पहले भी पूछे थे, काजीरंगा नेशनल पार्क है जी। जो सबसे जाने माने नेशनल पार्क है। फॉरेन से भी आते हैं जी, जी। टूरिस्ट वहाँ पे टूर करने। तो काजीरंगा में बहुत सारे शूट चलते हैं। हाँ मैं वो प्रमोट करना चाहूंगी। मैं हमेशा ऐसा स्क्रिप्ट में ढूंढती हूँ और खुद में स्टोरीज को जब ब्रेक डाउन भी करती हूँ, जी। कोई भी बॉलीवुड का वो स्टोरी हो, मैं कुछ जैसे लीगल चीजों के ऊपर बनते हैं, ठीक है, तो मेरे से कंसल्ट लेते हैं कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर। मैं स्टोरीज पे जब बैठती हूँ, या तो फिर मैं खुद का भी जो फिल्म मेकिंग का जो भी मैं प्लान करती हूँ, मैं ऐसा स्टोरीज ढूंढती हूँ जो शूट में अपने होम टाउन जहाँ पे मेरे मम्मी पापा है, काजीरंगा में मैं कर पाऊँ। जी। क्योंकि बहुत फिल्म मेकर्स है जो वहां पे जाके शूट करते हैं, और बहुत सारे फिल्म मेकर्स है जिनको पता ही नहीं है कि वहां जी। कर सकते हैं। तो मैं एज अ डॉटर जी ऑफ असम एंड बंगाल, मैं चाहती हूँ कि मैं वहां पे जाके शूट करूँ जी। और उसको प्रमोट करूँ। जिस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत मुद्दों पे आपने बात करी, लेकिन एक बात जो सामने आती है कि जो सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड ने बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अच्छी फिल्मों को भी उन्होंने सेंसर्ड करा, बहुत सारे अच्छे जो सीन हैं उनको कट लगवाएं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी फिल्में हैं जो हमारे अगेंस्ट होती है, कल्चर के अगेंस्ट होती है, जैसे कि हमारे हिंदुओं की देवी देवताओं का मजाक फिल्मों में उड़ाया जाता है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? दिस इज कॉमन। पश्चिम बंगाल में तो ये और होता है। मैंने आज तक ऐसा कोई फिल्म देखा नहीं जहाँ पे मुझे लगा कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया हो। बहुत है, पीके हैं, बहुत सारी फिल्में। मैं आपकी पश्चिम बंगाल में एक एक्ट्रेस है, उसने काली माता का उसने गेटअप पहना हुआ था, उसने अपने हाथ में सिगरेट पी रही थी। हाँ, तो ऐसा जब कोई होता हाँ, हाँ। ऐसा कुछ अगर हुआ है तो वो सच में गलत है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्रिएटिविटी कैसे, ये एक्चुअली में क्रिएटिविटी को हम लोग कैसे नाम दे सकते हैं। जी जी जी। क्योंकि हमारे जो कल्चर है, सच बोले तो हमें मतलब ये वेदास पढ़ ले, हम लोग पुराण पढ़ ले, 18 पुराण, 4 वेदा, गीता पढ़ ले, हाँ, महाभारत उठा के देख ले, रामायण, हमें खुद नहीं पता कि पहले जो ये हमारे जो धर्म हम बोलते हैं ना, ये जो कर्म ही धर्म है, मैं यही मानती हूँ। ये जो सनातन जो कर्म है, जो धर्म है, वो कहाँ से आया हुआ है वो हमें खुद ही नहीं पता। That is not founded, that is by nature। तो ऐसा कुछ तो मैं बिल्कुल भी सही नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हमें सबको पता है कि आज एक सिगरेट, that is injurious to health, that is really injurious to health। ये काली माता का एक रिलीज हुई थी शॉर्ट फिल्म, जिसमें हमारी जो देवी है काली माता, उसको सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। आप ये देखिए, ये काली का एक शॉर्ट फिल्म थी जिसको लॉन्च किया गया था। तो ये जो एक्टर्स हैं, इसमें भी आपको नहीं लगता कि लेफ्ट राइट विंग वाला इशू है? लेफ्ट वाले हमारे साथ हिंदू जो हमारे जो है देवी देवताओं उनका अपमान करते हैं, भारतीयता का अपमान करते हैं। मैंने ये शॉर्ट फिल्म तो मैं देखी नहीं, ठीक है, और लेकिन ये जो पोस्टर बनी हुई है, ये जो दर्शा रहे
मैं जब तक पूरी शॉर्ट फिल्म में देखी नहीं तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन हाँ किस अ, संदर्भ में ये पेश आया गया है मुझे सच में मुझे समझ नहीं है। मैं और आपसे लेफ्ट पूछ रहा विंग या अगर फिर कोई राइट विंग का ऐसा अगर कर रहा है हाँ जैसे कि हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ जो भी एक्टर्स प्ले करते हैं, तो उन पे क्या स्टिक एक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सिंपल। सेंटिमेंट्स तो सिर्फ हिंदू नहीं सारे संप्रदाय नहीं के नहीं, हैं। सिर्फ मैं हिंदुओं हाँ की बात कर रहा हूँ, बीइंग अ लेकिन हिंदू आई एम हाँ स्पीकिंग फॉर हिंदूज। अगर ऐसा लगता है कि हिंदू सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाया जा रहा है, हमारे हिंदू लॉ है वहां पे लो नहीं, बीइंग अ एक्टर हाँ व्हाट यू थिंक? रेगुलेशंस बढ़ाए तो वी शुड नॉट हमें वो करना ही नहीं चाहिए। वी शुड नॉट सपोर्ट सच डेरोगेटरी रिमार्क्स। वी शुड नॉट, मतलब हमें करना ही नहीं चाहिए ऐसे कुछ जिससे हिंदू हिंदू क्या मुसलमान किसी भी संप्रदाय के किसी भी उस मतलब चीजों को ऐसे ठेस पहुंचाया जाता है। आई डोंट सपोर्ट। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे सोशल एप्स बैन करे हैं, जो अलग अलग लोग उनका यूज कर रहे थे अपनी अर्निंग के लिए। बहुत सारे एक्टर्स थे, वेब सीरीज वगैरह उस पे अपलोड होती थी। तो ये जो कार्रवाई हुई उसको कैसे देखते हैं आप? अच्छा, आपको इस बारे में नहीं पता है? हाँ तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स गवर्नमेंट ने बैन करे थे जहाँ ऑनलाइन वेब सीरीज लोग डाउनलोड करते थे। बीइंग एक्टर आप किसको पसंद करते हैं? अगर आप बना जाए तो किसको आप पसंद करते हैं फिल्मों में? अच्छा, देखिए मुझे ना एज एन एक्टर मुझे बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस है हाँ। जिनके मुझे एक्टिंग परफॉर्मेंस एज ए होल मुझे जी। बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद को एजुकेट करते हैं, हर फिल्म के साथ खुद पे रिसर्च करते हैं, एजुकेट करते हैं। जी एक जी है जैसे दीपिका पादुकोण, जी। आलिया भट्ट, कंगना रनौत, हाँ प्रियंका चोपड़ा, जी एक कोंकणा सेन शर्मा। जी। तो ये ऐसे कुछ एक्टर्स है, मुझे लगता है कि इन लोगों ने ना हर फिल्म में खुद को एजुकेट किया है, खुद पे रिसर्च किया है, कैरेक्टर पे रिसर्च किया, बाकी सारे कैरेक्टर्स पे भी इन्होंने रिसर्च किया अलोंग विथ देयर ओन कैरेक्टर्स। फिर ये जाके उतरते हैं, उनके एक्टिंग उनके परफॉर्मेंस लाजवाब। मतलब सिर्फ एक्टिंग क्या है, सिर्फ एक्टिंग नहीं कि आज मैं एक्टिंग कर रही हूँ, परफॉर्मेंस भी मैटर करता है कि मैं वो कैसे अपने डांस एक्ट करती हूँ। को पूरा अपने हाँ आप अंदर कर लेते हैं। हाँ, अगर मुझे डांसर का कैरेक्टर मिलता है तो मैं कैसे डांस करती हूँ, मुझे सिंगर का कैरेक्टर मिलता है तो मैं कैसे गाना गाती हूँ, सब मैटर करता है। तो मतलब ये जो एक्ट्रेस है ना, ये मुझे लाजवाब लगते हैं। कौन और पसंद नहीं है आपको, जिसको आप बिल्कुल नापसंद करते हो? आप चाहते हो कि ये बिल्कुल इसको फिल्म में ही ना मिले? ऐसा तो कोई नहीं है, कोई नहीं है? नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है बस। और एक्ट्रेस में मुझे राखी बहुत सावंत पसंद कैसे है। लगती है आपको? हाँ, राखी सावंत कैसे लगती है? राखी सावंत पर्सनली तो मैं नहीं जानती हूँ उनको लेकिन हाँ उन्होंने खुद पे मेहनत तो की है। अच्छा। और फिर उसके बाद उन वो जब जब अपने मेहनत से कुछ की है वो हमें दिखती है। और बाकी तो आउट ऑफ एफर्ट फ्रॉम एक्टिंग बाकी लाइफ को लेके मैं कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहती अपार्ट फ्रॉम हर परफॉर्मेंस, मतलब वो बहुत अच्छी डांस करती है, नो डाउट शी इज अ गुड परफॉर्मर। उसके बाद जो मुझे नहीं पता मैं उसके बारे में मैं टिप्पणी देना बिल्कुल भी सही नहीं मानती। जी, जो ये तमाम एक्टर्स है इनके बारे में कई बार खबरें आई हैं कि ड्रग्स सिंडिकेट्स इनके साथ जुड़े रहते हैं, ये ड्रग्स वाली पार्टीज करते हैं। और कई बार ऐसे ही मुंबई में केसेस आए जिसमें शाहरुख खान के लड़के को भी पकड़ा गया था, बाद में वो जरूर बाहर आ गया था, जिस पुलिस वाले ने उसको पकड़ा था उसी पे केस हुए थे। और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े रहे हैं, ड्रग सिंडिकेट में शामिल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? चलो, आप इस पे बोलने नहीं चाहते। एक और मुद्दा है, बहुत सारे एक्टर्स जिनके नाम सबके सामने आए हैं, वो अलग तरीके की फिल्मों को प्रमोट करने के लिए काम करा उन्होंने,
और इसलिए बहुत सारे गिरफ्तार भी हुए हैं। इस पे कुछ राज कुंद्रा जैसे कि आपको मेरे नाम बता दिया, ऐसे लोगों को जिन्होंने इस इंडस्ट्री को खराब करने की कोशिश करी है, उनको लेकर क्या कहना चाहते जी, खराब करने की कोशिश करी मैं तब तक नहीं बोल सकती क्योंकि जब तक मेरे पास ठोस सबूत नहीं हो जाते हैं मैं तब बता तक दूं आपको, राज कुंद्रा को नहीं। गिरफ्तार करा है। हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन देखिए कभी कभी ऐसा, मतलब एज अ लॉयर मैं ये चीज अभी बोल रही हूँ, जब तक मेरे पास किसी भी चीज के ठोस सबूत और मैं फाइनल डिस्क्रिशन पे नहीं पहुंच सकती, मैं कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि सच में ऐसा तो होता है ना हाँ, कि हम लोग करते नहीं है, लेकिन नहीं इधर हमें करना पड़ता है या करवाना पड़ता है, या तो फिर हम लोग फंस जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो एज ए लॉयर, इसमें मैं अब एज ए लॉयर ही क्या बोलना चाहती आपको हूँ। लगता है ये लोग सब लोग मैं फंसे as a हैं, ये सब लोगों को discretion- फंसाया गया है, ऐसा आपको लगता है? जो खबरें मीडिया में आई, पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करा, ये सब गलत है या फिर हुआ होगा? हो सकता है, या तो फिर गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं जब तक मैं डिस्क्रिशनरी पे मैं नहीं पहुंचती, मैं कुछ भी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती। बहुत सारी फिल्में ना प्रोपेगेंडा बेस्ड होती है, उसमें सच्चाई ना के बराबर ही होती है, और ऐसी फिल्मों को जबरदस्ती लोग प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे? होता तो बहुत कुछ है। हाँ, हाँ, होता तो बहुत कुछ है। जी। तो अगर कुछ होता भी नहीं है तो आजकल हम लोगों को लगता है ऐसे ही हुआ होगा, कुछ होता भी है तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। जी, जी। तो कुछ भी वर्क कर सकता है। कुछ भी। नहीं, जैसे हमारी फिल्म में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट तो हो जाती है, लेकिन हमारे पास ऑस्कर नहीं आ पाता है। तो क्या उस तरह की कैसे फिल्में बननी चाहिए? लेकिन जिस तरह की OTT सीरीज जो है, वेब सीरीज, बहुत सारी ऐसी फिल्में वेब सीरीज बनी है, पंचायत है, गुल्लक है, बहुत सारी, जिन्होंने आम समाज को जोड़ा और बहुत करोड़ों की संख्या में लोगों ने उनको प्यार दिया। तो OTT सीरीज का जो मंच है, उसको आप कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी आपको बोला, OTT सीरीज के मंच को तो ऑब्वियसली मतलब बहुत इजी कर दिया है जी। इन लोगों ने, फिल्म मेकर्स के लिए। हाँ। इवन जिनके मतलब बोलते हैं ना 14 पीढ़ी शायद फिल्म मेकिंग से नहीं आए हाँ। हुए हो, उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया। जी, जी। और मैं बोलूंगी कि कैसे फिल्म्स बननी चाहिए जो कि ऑस्कर के लिए जाना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे इंडियन फिल्म्स अभी तो बहुत 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 तरक्की कर चुके हैं इंटेलेक्चुअल बेसिस पे। अगर मैं बोलूं तो कुछ इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स है हमारे जी, जी। इंडिया से, जैसे कि मैं देखती हूँ कुछ फिल्म्स, बहुत सारे फिल्म्स मैं देखती हूँ जो कि इंटेलेक्चुअल है, जो कि बंगाली फिल्म मेकर्स ने बनाए हैं। जी। तो उसमें से एक मैं बोलूंगी, गौतम घोष ने बनाया था परिक्रमा। तो वहां जी। से मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे इंडियन कल्चर को और वेस्टर्न कल्चर को एक साथ आप जोड़ के अब फिल्म बनाओ, और जी, जी। ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स में आप बनाओ ये फिल्म जो कि एक्चुअली में इंडिया को और वेस्टर्न कल्चर को मतलब एक बोलते हैं ना कंपैरेटिव एनालिसिस में लेके रुकवाया जा रहा है कि इंडिया कैसे इस जगह पे कैसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि एनवायरमेंटल इशू, डैम्स रिलेटेड इशू, ठीक है, कि डैम्स इंडिया में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, आज वहां पे नहीं है तो क्या वहां का क्या प्रोज एंड कॉन्स है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ का क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो ऐसे कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में बनाया जाना चाहिए। सिर्फ ये ना लोगों के इंटेलेक्चुअल को ही शार्प नहीं करेंगे, इवन क्रिएटिविटी को भी शार्प करते हैं। क्योंकि इंडियन जो एक्टिंग के जो स्किल्स है और हॉलीवुड के जो एक्टिंग स्किल्स है, इंडियन एक्टर और हॉलीवुड एक्टर्स एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, उनके एक्टिंग स्किल्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं। और हमारे इंडियन जो जनरेशन है तो ये भी बहुत एजुकेट हो सकते हैं इससे। तो ऐसे फिल्म बनना चाहिए। एक और चीज, जैसे कि हम बात करते हैं 90s के जो गाने हैं, ओल्ड सॉन्ग्स, उन लोग उन्हें आज भी पसंद करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे जो गाने लिखे जा रहे हैं, जो उनकी स्क्रिप्ट है, वो दिल को छूने वाली नहीं है। अधिकतर में ऐसा ही होता है कुछ एक गानों को छोड़कर।
जो फिल्मों में हम गाने यूज कर रहे हैं, 90s के समय के गाने हम आज भी पसंद करते हैं सुनना, और लेकिन आज के टाइम में जो फिल्में बन रही है उसके गाने बहुत सारे जो दिल को छूते नहीं है। देखिए रिदम एक चीज है, जब हम लोग गाना सीखते हैं या तो फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं, हमें सिखाया जाता है ताल, लय, रिदम, ये जी, वो बात है। कब कौन सा रिदम छू जाता है वो समझना जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे इंडियन म्यूजिक है ही रिच क्लासिकल के लिए, तो जी। मेलोडी जब फॉलो करते थे मतलब 90s के पहले से, तो वो हमें हमारे दिल एक्चुअली में छू जाते थे, क्योंकि गाना एक थेरेपी है। जी, तो कुछ कुछ गाना जैसे रैपर्स होते हैं वो हमें उस टाइम पे अच्छा लगता है जब हमें बहुत ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ जैनजीज जैसे कुछ करने में जी, मन जी, हाँ, करता है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन, रिदम के ऊपर। और कुछ गाने थे भी कभी कभी हम लोग के, कुछ पता है मुझे तो, मैं अपने बारे में बोलती हूँ, कुछ कुछ ऐसे गाने हैं जो कि 70s के हैं, मुझे तो वो गाने अभी भी सुनो तो मेरे मजा नहीं आता। और कुछ कुछ गाने हैं अभी के हैं कि बहुतों को पसंद होता है, मुझे लगता है हे भगवान मैं ना सुनूं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। जी। तो आप खुद एक्ट्रेस है, कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको मतलब कि कभी भी मन करे तो आप वो देख सकते हैं, मतलब कि आप कभी भी आपको मिले मौका तो आप उसको देखना पसंद करेंगे और बार बार आप चाहोगे कि वो फिल्म आपको मिलेगी तो आप हाँ, बोर नहीं होंगे? तो मुझे मतलब जैसे इंटेलेक्चुअल मूवीज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, नाम? ठीक है। वेकअप सीड, जी, परिक्रमा, ऐसे और कुछ कुछ मूवीज है जो कि मुझे तो हमेशा मुझे उसके इमोशंस इतने कनेक्ट करते हैं ना, जी। मतलब ऐसा लगता है अभी भी चला दो तो देख लेंगे। जैसे कभी खुशी कभी गम, हाँ, फिर उसके बाद तेरे नल लव हो गया, मतलब हाँ। बस मस्ती करो, मतलब बस हंसो। तो ऐसे कुछ कुछ होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और कुछ कुछ ऐसे एक्टर है जिनके फिल्म तो मुझे हमेशा ही अच्छे लगते हैं देखने में, जैसे अक्षय अक्षय कुमार। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ अक्षय कुमार। और फिर अर्जुन रामपाल नॉट एज एन एक्टर मच, मुझे वो एज अ मॉडल मुझे अच्छे लगे। जी। अभी आई एक फिल्म लगी हुई है धुरंधर, अभी ऑन स्क्रीन है, बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आपने क्या वो फिल्म देखी है, उसके बारे में कुछ? नहीं, मैं इसलिए देख नहीं पाई क्योंकि मैं अपने पीएचडी के कॉन्वोकेशन के लिए मैं बिजी थी, मैं अभी तक जाके मैं देख नहीं पाई। देखेंगे? तो मैं देखूंगी, मुझे बहुत मन है। तो कल मैं मुंबई वापस जा रही हूँ, तो मुंबई वापस जाते मैं देखूंगी। बिल्कुल। बहुत सारे इश्यूज पे मैम आपसे बात हो गई, लेकिन जिस तरीके से आप असम में रहते हैं, मुंबई में भी आप रहते हैं, अब आपके आगे क्या प्लान्स है? कौन सी बड़ी फिल्में आप करने वाले हो, या कौन सी वेब सीरीज आप लेकर आने वाले हो कुछ? हाँ, मैं वैसे आसाम में ही मेरा सबसे कम जाना होता है। जी। मैं रहती हूँ मुंबई में, मेरा सेकंड होम है कलकत्ता, मेरा अपना, क्योंकि वहीं से मैंने पढ़ाई, मैंने अपना करियर सब कुछ मैंने शुरू किया। और आसाम में मतलब साल में 1 या 2 बार मेरा जाना होता है। लेकिन हाँ, मैं अभी ऐसा प्लान्स तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन बाद में जाके कुछ एक ही हो पाता है। वेरी ट्रू, मतलब फिल्म इंडस्ट्री ही ऐसी है। तो अभी मेरा प्लान है सीरीज का, ठीक है, जिसमें मैं बंगाल और मतलब ये यहाँ मतलब हिंदी में मैं उसको बनाऊंगी, बंगाल का कल्चर मैं दिखा सकूं। और मैं चाहती हूँ कि कुछ शूट्स में ना असम के जो हमारे जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पे कर सकूं, ताकि वहां के जो लोकल राइट्स है, वहां के जो सीन्स है, मैं उसको यूटिलाइज कर पाऊँ, प्रमोट कर पाऊँ, दिखा पाऊँ कि लोगों को कि हाँ वहां पे हो सकते हैं ऐसे ऐसे स्टोरीज का शूट वहां पे बहुत अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि आप पश्चिम बंगाल से भी ताल्लुकात रखते हैं, ममता बनर्जी ने जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें कुछ मॉडल्स को फिल्मी सितारों को भी मौका दिया और बहुत सारी जीती भी, गर्ल्स पार्लियामेंट में गई। तो ममता बनर्जी का फिल्मों के प्रति, सिनेमा के प्रति कैसा रुझान है?
ममता बनर्जी, कितना पसंद करते हो आप, ये नहीं है ना ममता बनर्जी मतलब ममता दीदी बोलते हैं हम लोग। तो हाँ, ममता दीदी ने बहुत सारे एक्ट्रेसेस को इसके पहले से ही मौका जी, दिया है जी, उन्होंने पॉलिटिक्स में। जी जो लोग अभी संसद में हैं, एमएलए एमपी दोनों में ही हैं, तो इसके पहले से उन्होंने दिया। अभी उनको कैसा फिल्म का रुचि है मुझे तो नहीं पता। नहीं, उन्होंने कैसा इन्वायरमेंट हाँ। पश्चिम बंगाल में बना रखा है फिल्मों के लिए। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट फिल्मों को बहुत प्रमोट करती है, हाँ, बहुत सारी गवर्नमेंट फिल्मों के लिए कल्चर और सिनेमा के लिए स्पेस कम देती है, बजट कम देती है। हाँ, उस हिसाब से मैं पूछ रहा कलकत्ता में तो एक स्टूडियो है, बहुत जाने माने स्टूडियो, जो कि ममता दीदी के हाथ में ही है। वहाँ पे बहुत सारे मतलब शूट्स होते हैं, टीवी सीरियल के भी, फिल्म के भी। और सब्सिडी का अगर बात करूँ तो पश्चिम बंगाल अभी कोई सब्सिडी दे रहा है वहाँ पे फिल्म बनने का, इसका मुझे कोई मतलब जानकारी नहीं है। जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसी तर्ज पे आपको नहीं लगता कि हर स्टेट का अपना खुद का आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए अपना खुद का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए है? तो उसमें कितनी और सुधार होने चाहिए बीइंग एक्टर्स, आपको लगता हाँ, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वैसे ही आज कोई भी स्टेट में बोलूं, असम हो, वेस्ट बंगाल हो, या फिर जयपुर हो, कहीं पे भी अपना कल्चर के लिए तो ऑब्वियसली मतलब सुधारने के लिए एक्टिंग स्कूल में वो एक सिखाना जाना बहुत ज़रूरी है। अपने कल्चर के बारे में, अपने हेरिटेज के बारे में कैसे क्या यूटिलाइज कर सकते, क्या एक्टिंग टूल्स, बेसिकली एक्टिंग टूल्स के बारे में सिखाया जाना बहुत ज़रूरी होता है। मैम, फिल्म आपने मेकिंग के बहुत सारे इश्यूज पर हमसे बात करी है, बहुत अच्छा लगा। कुछ रह गए हो जो आपके दिल में हो, आप बताना चाहते हो? मैंने तो हाँ बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने डिस्कस किया है। मैं बस एट लास्ट में यही बताना चाहती हूँ कि लड़कियों को, लड़कियां अभी बहुत आगे बढ़ चुकी है, बिल्कुल ठीक है। अभी भी ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे स्टिल लड़कियां आगे नहीं बढ़ पा रही है, और ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे मतलब बहुत मुझे सुनने को मिलता है कि फेमिनिस्ट है ये, वुमेन एम्पावरमेंट, ये वो। तो हाँ, कुछ कुछ ऐसे जगह भी है जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट मिसयूज हो रहा है, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे मेल डोमिनेंस ओवर पावर हो रहे हैं। तो दोनों ही इक्वल है, और इसके वजह से कुछ औरतों के लिए बाकी औरतें सफर करते हैं और कुछ मर्दों के लिए बाकी मर्दे सफर करते हैं। तो वो इक्वल है हमारे सोसाइटी में। जी मैम, अच्छा लगा आपसे मिलके। एक और बता दीजिए, क्या आपका पॉलिटिकल एम्बिशन भी है, ऐसा कुछ इन फ्यूचर? हाँ, अभी जो मेरा एज है तो मुझे तो अभी आना नहीं है पॉलिटिक्स में, बट फ्यूचर में हाँ कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपने पश्चिम बंगाल, असम और मुंबई को आपने नाम रोशन करने का काम करा है। जिस तरीके से आपने काम करा है फिल्मों में और एजुकेशन क्षेत्र में भी, पीएचडी आपने हासिल करी है। हर एक्टर को इतना मौका नहीं मिल पाता है कि वो इस इश्यूज को भी बहुत हद तक उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मैम, अच्छा लगा आपसे मिलके।